नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। पंडित जवाहरलाल नेहरू की छद्म धर्मनिरपेक्षता का भांडा फोड़ने राजनाथ सिंह ने उसका किया तो कैसे कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है, ये आज आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। और इसके पीछे की ऐतिहासिक गवाही क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। क्लियर कट की दूसरी स्टोरी में यह दिखाऊंगा कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से अमेरिका में कैसे बेचैनी बढ़ी हुई है, और फिर यह भी बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि आज भी एक चाय वाले को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा देखकर वो हताश और परेशान है। लेकिन क्लियर कट की शुरुआत बिग अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कोल खादान के विस्तार को लेकर भयंकर बवाल हो गया है। गांव वाले कई दिन से खादान के विस्तार का विरोध कर रहे हैं और आज पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मामला हिंसक हो गया। गांव वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा है। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इससे इलाके में तनाव वाले हालात बने हुए हैं। बिहार विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी दिखी। दरअसल राज्यपाल का अभिभाषण जैसे ही शुरू हुआ कि ऑडियो सिस्टम खराब हो गया। शुरू के 15 मिनट का अभिभाषण किसी को सुनाई नहीं दिया और इस दौरान आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर खड़े होकर बोलने लगी और जिस वजह से सीएम नीतीश नाराज हो गए और आरजेडी एमएलसी को तुरंत बैठने को कह दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के सैनिक एक्सरसाइज सूर्य किरण में भाग ले रहे हैं। दोनों देशों के बीच 19वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस बार का मुख्य फोकस गुरिल्ला वॉरफेयर, पहाड़ी इलाकों में एंटी टेररिज्म ऑपरेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेहतर तालमेल के साथ जंग लड़ना है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के अवैध निर्माण पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर चला। सरफराज के गुड्स मैरिज हॉल और राशिद के एवाने फरहत बारात घर में बने जो अवैध हिस्से थे वो आज इस कार्रवाई के तहत गिराए गए। बीडीए ने इस अवैध निर्माण पर नोटिस जारी किया था और जिसका जवाब नहीं मिलने पर एक्शन लिया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। 14 नवंबर को हुए गोलीकांड मामले के मुख्य आरोपी और शातिर अपराधी करण साव के अवैध मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। जिस जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया था वहां पीएम आवास योजना के तहत नए मकान बनाए जाएंगे। गुजरात के भावनगर में मल्टी हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई और 29 से ज्यादा मरीजों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। बेसमेंट में शुरू हुई आग देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई और इसमें 4 अस्पताल और कई दुकानें हैं और आग के फैलते ही फर्स्ट फ्लोर के अस्पताल की खिड़की तोड़कर नवजातों को चादर में लपेटकर किसी तरीके से बाहर निकाला गया। क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी पोस्टपोन होने की खबर के बाद पलाश मुच्छल ने संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में पहुंचे और पलाश भीड़ के बीच में बैठे हुए देखे गए। मास्क पहना हुआ था उन्होंने और पलाश की मां भी इसी समय उनके साथ मौजूद थी। और इस वीडियो में एक के बाद एक फिर से पलाश और स्मृति की शादी टलने की वजहों पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि स्मृति के परिवार ने स्पष्ट किया है कि शादी स्थगित होने की असली वजह उसके पिता की स्वास्थ्य समस्या थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिठाई का पैसा मांगने पर दुकानदार पर जानलेवा हमला किया गया है। बदमाशों ने फरसा और बेसबॉल बैट से ताबड़तोड़ अटैक किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमले में दुकानदार की 2 उंगलियां कट गई है और उसके परिवार के 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि 3 बदमाश पिछले 1 महीने से रोज दुकान पर आकर मिठाई उठाकर ले जाते थे और वो भी बिना पैसा दिए। थार गाड़ी से सड़क पर हाहाकार मचाने वालों पर जयपुर में जबरदस्त एक्शन हो रहा है। पुलिस ने 2 दिन के अभियान में 141 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त किया है और इनमें ज्यादातर थार गाड़ियां थी जिन पर की नकली नंबर प्लेट और फर्जी विधानसभा वाले पास लगे हुए थे। कई गाड़ियों पर वीआईपी नंबर और काली फिल्म लगाकर उन्हें सड़कों पर दौड़ाया जा रहा था और उसी के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम योगी दिव्यांग बच्चों को उपहार दे रहे थे और इसी दौरान एक दिव्यांग बच्चे ने
जय श्री राम कहकर मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और इसके बाद मुख्यमंत्री कुछ देर उस बच्चे से बात करते हुए देखे। अफगानिस्तान में 13 साल के लड़के से दिलवाई गई मौत की सजा। स्टेडियम में 80,000 लोगों के सामने अपराधी को लड़के ने गोली मारकर सजा दी। जिस अपराधी को मारा गया उसने लड़के के परिवार के 13 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान के विशेष दूत रिचर्ड बेनेट ने इसे अमानवीय, क्रूर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर के जवाब में विपक्ष तुष्टीकरण के लिए बाबरी की राजनीति में जुटा हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के मंत्री 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान कर चुके हैं और ऐसे समय में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक दावे के बाद कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है। राजनाथ ने सरदार पटेल की जयंती के मौके पर उन्हें याद करते हुए कहा कि देश को सच्ची धर्मनिरपेक्षता पंडित नेहरू ने नहीं बल्कि सरदार पटेल ने सिखाई। पंडित नेहरू ने तो 1950 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने का पूरा प्लान बना डाला था और वो भी सरकारी खजाने से, लेकिन सरदार पटेल की वजह से वो प्लान कामयाब नहीं हो सका। राजनाथ के इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है और कांग्रेस को क्यों इस पर जवाब देते अब नहीं बन रहा है, और क्या है नेहरू पटेल के बीच हुई बातचीत, बाबरी को लेकर जो बातचीत है उसकी इनसाइड स्टोरी, उसकी चौंकाने वाली कई परतें आज आपके सामने मैं खोलूंगा। लेकिन पहले आपको मैं सुनाता हूं कि राजनाथ का वो बयान जो पंडित नेहरू की सेकुलर छवि को चकनाचूर कर उनकी तुष्टीकरण वाली सोच की पोल खोलता दिखाई दे रहा है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। तो है ना बहुत चौंकाने वाली बात। जिन पंडित नेहरू को लेकर कहा जाता है कि वो आजाद भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि गढ़ना चाहते थे, उनका सपना अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने का था। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या यह धर्मनिरपेक्षता की जगह एक खास मजहब को प्रमोट करने और उसको सरकारी खजाने से प्रमोट करने का सरकारी प्लान नहीं था? इतिहास की गवाहियां इस पर क्या कहती है आपको मैं ये बताऊंगा और सबूतों के साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि राजनाथ के दावे पर पंडित नेहरू की परपोती और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो उस पर कोई चर्चा ना हो। तो क्या वाकई राजनाथ ने जनता का ध्यान भटकाने के लिए बयान दिया है? क्या उनके बयान में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है? मुस्लिम धर्मगुरु तो कह रहे हैं कि राजनाथ जो कह रहे हैं वो 16 आने सच है। वो भी कह रहे हैं कि सवाल राजनीति का तो है, लेकिन इसका जवाब राजनेता को देना चाहिए। और पहले सुनिए कि इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं और उसके बाद इतिहास की तरफ लेकर चलूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान बिल्कुल दुरुस्त है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के नज़रिए में काफ़ी फर्क था और उस नज़रिए की वजह से बहुत सारे मसाइल और मामला सुलझते भी थे और उलझते भी थे। देखिए, उनका जो बयान आया है वो खुला राजनीति से लिपटा हुआ है और कहीं ना कहीं इसका बेहतर जवाब जो है मुझे लगता है कि कोई राजनेता ही दे सकता है। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं को आपने सुना। सवाल यह है कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता राजनाथ के दावे को झूठा क्यों नहीं बता रहे? आखिर क्यों उस पर घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं? वो क्यों नहीं कह पा रहे कि राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है? कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि राजनाथ अपने काम पर ध्यान दे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि नेहरू के खिलाफ बीजेपी फर्जी नैरेटिव गढ़ रही है और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष की तमाम पार्टियां इस पर चुप्पी साध रखी है। लेकिन ममता दीदी की पार्टी टीएमसी, जो कि बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा उछाल रही है,
टीएमसी के नेता एक तरफ बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि राजनाथ गलत बोल रहे हैं। वो या तो इसका सबूत दें या फिर माफी मांगे। इस मामले में टीएमसी तो जानबूझकर भोली बन रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने जो कहा वो सबूतों के साथ कहा है। बताया कि यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने किया था। मणिबेन की किताब है द इनसाइड स्टोरी ऑफ पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल 1936 टू 1950। इसमें पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है और इस किताब में 20 सितंबर 1950 की तारीख की उस घटना का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत होने से पंडित नेहरू एकदम बेचैन हो गए थे और इसीलिए वो अयोध्या में सरकारी खर्चे पर बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे और उसे सोमनाथ मंदिर की टक्कर का बनाना चाहते थे, भव्य बनाना चाहते थे और इसके लिए वो सरदार पटेल से बहस कर रहे थे। लेकिन सरदार पटेल के कड़े रुख के कारण नेहरू का एक ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। मणिबेन की किताब के 24वें पन्ने पर उस घटना का जिक्र है और किन शब्दों में है वो मैं आपको शब्दशः बता रहा हूं। तो इस किताब में वो लिखती हैं कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी उठाया, लेकिन सरदार पटेल ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार मस्जिद बनाने में कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। उन्होंने नेहरू से कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है और लगभग 30 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। पटेल ने नेहरू से कहा कि यह एक ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष जाम साहब और मुंशी सदस्य हैं और इस काम के लिए कोई सरकारी धन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे नेहरू चुप हो गए। ये एक मैंने आपको शब्दशः बताया जो उस किताब में लिखा हुआ है। यहां आपको यह भी बता दूं कि सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर को हिंदू गौरव का प्रतीक मानते थे। देश की आजादी के तुरंत बाद नवंबर के महीने में वो सोमनाथ गए और वहां मंदिर के खंडहरों को देखने के बाद उन्होंने कहा था कि सोमनाथ मंदिर अपने मूल स्थान पर पुरानी शैली में फिर से बनेगा, जनता के पैसे से बनेगा, सरकार की एक कौड़ी भी इसमें नहीं लगेगी। पटेल और नेहरू की बातचीत में जिन जाम साहब का नाम आया है वो जामनगर के महाराजा थे, दिग्विजय सिंह, और उन्होंने सोमनाथ मंदिर निर्माण का जिम्मा उठाया था। 13 मार्च 1948 में सोमनाथ ट्रस्ट बना। सरदार पटेल को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। पंडित नेहरू के विरोध के बावजूद सरदार पटेल ने नेहरू मंत्रिमंडल से 2 मंत्री एनवी गाडगिल और के मुंशी, इन दोनों को ट्रस्ट में सदस्य के तौर पर रखा। नेहरू सोमनाथ मंदिर के निर्माण को हिंदू पुनरुत्थानवाद कहते थे, जबकि महात्मा गांधी इसके पक्ष में थे और सरदार पटेल का कहना था कि यह जनता की इच्छा है, जनता का काम है, यह सरकार का काम नहीं है। सोमनाथ ट्रस्ट को 1948 से 1950 के दौरान पूरे देश से लोगों ने दिल खोलकर चंदा दिया और इस तरह 30 लाख रुपए जुट गए, जो अगर आज की तारीख में आप देखेंगे तो 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम होती है। और इस चंदे को देखकर पंडित नेहरू की बेचैनी कैसे बढ़ गई थी, इसका भी जिक्र पंडित नेहरू के ही एक बड़े सहयोगी ने किया है, उनके बहुत करीबी सहयोगी ने किया है। उनकी परतें भी आगे मैं खोलूंगा। उससे पहले आपको यह बता दूं कि मणिबेन पटेल के दावे को खारिज करना प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के लिए क्यों मुश्किल है। दरअसल मणिबेन पटेल गुजरात में कांग्रेस की एक बड़ी नेता रही। वो सरदार पटेल की बेटी तो थी ही, लेकिन साथ साथ वो गुजरात कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता भी थी। वो 1950 से 1970 के दशक तक गुजरात कांग्रेस की सदस्य रही। 1952 में दक्षिण अहमदाबाद से कांग्रेस की सांसद बनी और 1958 में गुजरात के आणंद से दोबारा सांसद बनी। कांग्रेस ने उन्हें 2 बार राज्यसभा भी भेजा और 1972 में वो गुजरात के खेड़ा से कांग्रेस विधायक बनी। मणिबेन की किताबों का संदर्भ कांग्रेस खुद कई मौकों पर दे चुकी है। ऐसे में राजनाथ के दावे को खारिज करने में कांग्रेस को पसीने आ रहे हैं। मणिबेन पटेल, जो कि अपने पिता सरदार पटेल और नेहरू के बीच हुए वाकये की गवाह थी, राजनाथ सिंह ने उन्हीं का हवाला देकर पंडित नेहरू की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाया है। उनके तुष्टीकरण वाले चेहरे को बेनकाब किया है। आज कांग्रेस समेत पूरा का पूरा विपक्ष
सत्ता के लिए बाबरी की राजनीति करने में जुटा हुआ है, तो राजनाथ ने यहां भी सोमनाथ की तर्ज पर अयोध्या राम मंदिर का हवाला दिया और बताया कि जिस तरह सोमनाथ मंदिर के लिए हिंदुओं ने पूरे दिल खोलकर चंदा दिया था, राम मंदिर भी उसी तर्ज पर बना है। सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने किया है तो देश की जनता ने किया है। और यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है, यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है। अब फिर से लौटता हूं पटेल और नेहरू की बात पर। सरदार पटेल आजादी के बाद जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उन्होंने उठाया, तब पंडित नेहरू उनके समर्थन में नहीं थे, वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे। बल्कि कई मौकों पर उन्होंने सरदार पटेल और अपने बाकी साथियों को रोकने की कोशिश की थी। के.एम. मुंशी की किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम पार्ट 1, इसमें इसका जिक्र मिलता है। और के.एम. मुंशी जो खुद बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और आजादी के बाद बनी नेहरू सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में जुटने के कारण पंडित नेहरू उन्हें हर बार हिंदू पुनरुत्थानवादी कहकर डांटा करते थे, तंज कसा करते थे। और इसको लेकर मतभेद इतना बढ़ गया था नेहरू और के.एम. मुंशी के बीच कि के.एम. मुंशी ने नेहरू मंत्रिमंडल से 1950 में इस्तीफा दे दिया। नेहरू ने 8 दिन बाद जाकर उनको बहुत मना करके फिर से मंत्री बनाए। के.एम. मुंशी ने अपनी किताब में लिखा कि नेहरू जी को यह बात बहुत खलती थी कि उनका कैबिनेट मंत्री सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में लगा हुआ है। सरदार पटेल और के.एम. मुंशी से जुड़ी बातचीत या उसके संदर्भों के बारे में आम जनता भले नहीं जानती, लेकिन यह बात पब्लिक डोमेन में है कि पंडित नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने से रोकने के लिए बहुत दबाव बनाया था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को रोक नहीं सके। वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी को दिए जवाब में कहा कि मैं सरदार पटेल की आखिरी इच्छा और भारत की जनता की आस्था का सम्मान करता हूं, इसीलिए सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं। और कहते हैं कि नेहरू इस बात से इतने नाराज हुए कि राजेंद्र प्रसाद के अंतिम संस्कार में जानबूझकर शामिल नहीं हुए और अपने कैबिनेट मंत्रियों को भी उसमें शामिल नहीं होने दिया, उनको रोक दिया। आप सोचिए। और अब वो बात जो आपको और हैरान कर देगी कि नेहरू जब तक जिंदा रहे वो सोमनाथ मंदिर दर्शन करने कभी नहीं गए, लेकिन जो नेहरू सोमनाथ में मंदिर बनाए जाने का, पुनर्निर्माण का विरोध कर रहे थे, वो बाबरी मस्जिद का निर्माण तो कराना चाहते थे अयोध्या में, लेकिन वो सोमनाथ मंदिर का निर्माण नहीं कराना चाहते थे। वो भी तब जबकि वो जनता के पैसे से हो रहा था, तब भी उन्हें यह बात खल रही थी कि सोमनाथ में मंदिर का पुनर्निर्माण क्यों हो रहा है। और वही नेहरू बाबर की कब्र का पीएम रहते हुए उन्होंने दौरा किया। सोचिए, जिस बाबर ने राम मंदिर का ध्वंस किया, उसके कब्र पे गए। सोमनाथ मंदिर के निर्माण के 8 साल बाद 1959 में जवाहरलाल नेहरू अफगानिस्तान दौरे पर गए और काबुल जाकर बाबर की कब्र पर वो खास तौर से गए जो बागे बाबर कहलाता है। कांग्रेस को अपने मुर्दों का डीएनए जरूर चेक कर लेना चाहिए। मैं किसी के प्रति व्यक्तिगत अपमान नहीं करना चाहता हूं। यहां डीएनए का अर्थ राजनीतिक डीएनए से, कि आपके मन में जिस प्रकार की तिरस्कार की भावना थी वो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जो पुराना गीत था ना, कई साल पहले, मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है कल भी रहेगा। मगर कांग्रेस के लिए होना चाहिए, कई साल पहले मुझे हिंदुओं से नफरत का ज्वार था, जिया बेकरार था, कट्टरपंथी वोटों के लिए बेकरार था, आज भी है और कल भी। तो कहते हैं कि खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित करने के लिए नेहरू ने बाबर की कब्र का दौरा किया था और उसी के तर्ज पर, या यूं कहे कि उस परंपरा को नेहरू गांधी परिवार के सारे लोगों ने निभाया। 1968 में इंदिरा गांधी भी बाबर की कब्र पे गई और साल 2005 में राहुल गांधी भी खास तौर से वहां गए
और इन दोनों दौरों की जानकारी कांग्रेस की कई सरकारों में पूर्व विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने अपनी किताब में दी है। सोचिए, और वो सिलसिला, वो परंपरा आज भी कायम है कि राहुल गांधी बाबर की कब्र पे तो जाते हैं लेकिन राम मंदिर नहीं जाते। तो कांग्रेस ने अपनी धर्मनिरपेक्षता का निर्वाह कैसे किया है, यह उसका पूरा लेखा जोखा है। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में क्यों बेचैनी बढ़ी हुई है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा वैसे तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी हेडलाइन है, सबसे बड़ी खबर है। कल जब पुतिन की फ्लाइट दिल्ली में लैंड करेगी तो नवभारत पर आप पुतिन के इंडिया टूर की पूरी लाइव कवरेज देखेंगे। लेकिन यकीन मानिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस में भी पुतिन के भारत दौरे की हर तस्वीर बहुत ही बारीकी से देखी जाएगी। क्यों, ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि यूक्रेन जंग के बाद से पुतिन का यह पहला भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और अमेरिका और रूस, इन दोनों को एक साथ साधने की जो भारत की का समीकरण है या उसकी कोशिश है वो थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। तो क्या इस दौरे से वो सब कुछ ठीक होने वाला है? और ऐसे समय में जब ट्रंप भारत और रूस की दोस्ती को लेकर चिढ़े हुए हैं, मोदी ने खुद न्योता देकर पुतिन को क्यों बुलाया है? इससे भारत को क्या हासिल होने वाला है, जरा ये सब जरा विस्तार से समझिए। तो अमेरिका ने भारत को रूस से S-400 जैसे बड़े हथियार खरीदने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का खतरा दिखाया था। कहा था कि रूस जैसे प्रतिबंधित देश से किसी भी तरह की सैन्य खरीदारी करने वाले देश पर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगेगा। लेकिन यहां तो भारत और रूस में बात यह चल रही है कि S-400 के कुछ और यूनिट रूस से भारत जल्दी आए और उससे भी 2 कदम आगे जाकर S-500 को लेकर भी भारत और रूस के बीच समझौता हो सकता है इस बार जब पुतिन भारत आएंगे तब। और S-500 युद्ध के मैदान में कितना बड़ा गेम चेंजर है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ट्रंप सरकार ने इसी साल अगस्त में रूसी तेल खरीदने पर भारतीय निर्यात पर 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। और जो ये जुर्माने के तौर पे 50% टैरिफ लगाया गया, वो ये दबाव बनाने के लिए कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन भारत ने अचानक से रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि बार बार ये कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतों के और हमारे अपने हितों को देखते हुए आगे के फैसले किए जाएंगे। और अब जब पुतिन मोदी आमने सामने होंगे तब भी रूसी तेल को लेकर कोई नई रणनीति बन सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत और रूस के इस शिखर सम्मेलन में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर चर्चा होनी तय मानी जा रही है। और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है ये दुनिया ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया था। दरअसल अब तक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 3 यूनिट भारत में तैनात हैं और अगले साल 2 और यूनिट आने की उम्मीद है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि जब भारत और रूस, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी जब पुतिन के साथ बैठेंगे तो ये जो S-400 की 2 और यूनिट है उसकी डिलीवरी जल्दी कराने पर उनके साथ इस पर बातचीत करेंगे। S-400 के साथ ही S-500 को लेकर भारत और रूस के बीच नई डील हो सकती है, इसकी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि रूस ने पहले ही भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर दे रखा है। रूस का एक सिस्टम खास तौर पर सबसे खतरनाक खतरों को रोकने के लिए बनाया गया है, जैसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हो, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो और लो ऑर्बिट सैटेलाइट। यहां तक कि जो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट हैं, इन सब को भेदने में S-500 का कोई मुकाबला नहीं। S-500 तो 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से उड़कर आ रहे 10-10 बैलिस्टिक मिसाइल्स या बैलिस्टिक टारगेट को एक साथ मार गिरा सकता है। यह इतना सक्षम टेक्नोलॉजी है। और S-400 की तुलना में S-500 कई मामलों में बहुत ज्यादा एडवांस और सक्षम है। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है
लेकिन S-500 की रेंज इससे दोगुनी 800 किलोमीटर है। आसमान में S-400 सिर्फ 30 किलोमीटर तक ही ऊपर, जो 30 किलोमीटर के रेंज में ही टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, लेकिन S-500 200 किलोमीटर तक, यानी स्पेस से भी अगर किसी तरह का कोई अटैक का प्लान हो रहा है या अटैक किया जा रहा है तो उसको भी नाकाम कर सकता है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि S-500 कितना सक्षम, कितना कैपेबल मशीन है। तो S-500 का रिस्पांस टाइम भी S-400 की तुलना में बहुत बहुत शानदार है। S-400 का रिस्पांस टाइम 9 से 10 सेकंड का है, जबकि S-500 का रिस्पांस टाइम सिर्फ 3 से 4 सेकंड का है। यानी कि हर 3 सेकंड में, 4 सेकंड में अपनी ओर आने वाले जो मिसाइल्स हैं या जो भी बैलिस्टिक टारगेट है उसको S-400 मार गिरा सकता है। इसीलिए S-500 मार गिरा सकता है, इसीलिए S-500 को युद्ध का एक गेम चेंजर कहा जाता है। S-500 के अलावा पुतिन के इस दौरे में Su-57 को लेकर भी बात बढ़ सकती है, और जिसका इशारा क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था। Su-57 को लेकर भारत और रूस के बीच समझौता मुमकिन है। वैसे जब भी इंडियन एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन के नए मॉडर्न फाइटर जेट को खरीदने की बात होती है, तब रूसी Su-57 की तुलना अमेरिका के F-35 से शुरू हो जाती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई F-35 ज्यादा कैपेबल फाइटर जेट है। ऐसे में दोनों के बीच जो फर्क है, इनकी जो क्षमता है, उसको भी समझना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि दोनों में से कौन सा फाइटर जेट भारत के लिए बेहतर विकल्प होगा। तो स्पीड के मामले में Su-57 अमेरिकी F-35 जेट से कहीं आगे है। Su-57 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि जो कि इसको आप मैक 2 के आसपास आप समझेंगे इसकी स्पीड है। और F-35 की जो अधिकतम रफ्तार है वो 1900 किलोमीटर के आसपास है, जो मैक 1.5 के आसपास है। यानी कि आवाज या यूं कहें कि जो ध्वनि की रफ्तार है उसका 1.5 गुना, जबकि हमने आपको बताया कि Su-57 है, उसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार के 2 गुने के आसपास या उसके करीब है। अब हथियार के मामले में देखिए, Su-57 F-35 से यहां भी आगे बैठता है। Su-57 में कई शॉर्ट और मीडियम और यहां तक कि लॉन्ग रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें इस पर तैनात की जा सकती हैं। गाइडेड एरियल बम तैनात किए जा सकते हैं, जबकि F-35 में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें या बम लगाने का ऑप्शन F-35 के मुकाबले Su-57 के मुकाबले कम है। स्टेल्थ और परफॉर्मेंस के मामले में भी Su-57 बहुत आगे है, क्योंकि Su-57 का स्टेल्थ सिस्टम जो है वो बिना स्पीड कम किए, मैन्यूवरेबिलिटी को नुकसान पहुंचाए बगैर बहुत अच्छे से काम करता है, और इससे कॉम्बैट में और दुश्मन के रडार से बचकर निकलने में दोनों ही स्थितियों में फायदा मिलता है। जबकि F-35 का फोकस ऐसी स्टेल्थ टेक्निक पर है जो सिर्फ ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल हो सकता है। स्टेल्थ टेक्निक से मतलब है कि दुश्मन के रडार को चकमा देने की जो क्षमता है वो आपकी स्टेल्थ क्षमता होती। तो हवा में जंग करने के मामले में इसकी ताकत जो है F-35 की वो बहुत सीमित मानी जाती है। इसके अलावा कॉस्ट और रख रखाव अगर देखेंगे तो Su-57 कहीं ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कहीं सस्ता है, और इसका रख रखाव भी किफायती है, जबकि F-35 महंगा भी है और इसका रख रखाव भी बहुत महंगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस Su-57 के मामले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर ज्वाइंट प्रोडक्शन दोनों ही शर्तों पर राजी है, और यह भारत के लिए बहुत ही, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात होगी कि आप 5th जनरेशन का फाइटर जेट अपने देश में बना सकते हैं और साथ ही उसकी टेक्नोलॉजी भी आपके पास होगी, यानी कि आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करने में भी सक्षम होंगे। जबकि अमेरिका F-35 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हमेशा से आनाकानी करता आया है। तो यहां एक बात और समझना जरूरी है कि मौजूदा दौर में हर लिहाज से भारत को रूस और अमेरिका दोनों की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पुतिन अगर भारत आ रहे हैं तो बस भारत और रूस मिलकर ही झंडे गाड़ देंगे, नहीं। भारत की नीति हमेशा से रही है, मोदी की कूटनीति रही है, उनकी रणनीति रही है कि वो दोनों ही देशों के साथ
अच्छे संबंध बनाए रखने में यकीन करते रहे हैं और वो इसमें कामयाब भी रहे हैं। हाल के दिनों में इक्वेशन जरूर गड़बड़ाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद ये जो बैलेंसिंग है, ये जो संतुलन है रूस और अमेरिका के साथ संबंधों में, मोदी उसको फिर से बहाल करने में सक्षम होंगे। इसी तरीके से एनर्जी और डिफेंस के सेक्टर में भारत और रूस का बहुत जबरदस्त फोकस रहा है। अमेरिका से हमारा रिश्ता बहुत मल्टी डायमेंशनल रहा है। हम कई मोर्चों पर साथ मिलकर काम करते रहे हैं। 2024 में अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार 129 अरब डॉलर का था और 45 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में था। यानी कि अमेरिका के साथ व्यापार करना भारत के लिए फायदेमंद है और फायदेमंद रहा है। ऐसे में भारत निश्चित तौर पर ये नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका विरोधी जैसा दिखे या अमेरिका को ऐसा लगे कि रूस के साथ मिलकर के भारत अलग खिचड़ी पका रहा है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि भारत को अभी अमेरिकी तकनीक की जरूरत है, अमेरिकी बाजार की जरूरत है, अमेरिकी पूंजी की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ भारत को रूस की भी टेक्नोलॉजी, उसके हथियार और उसके साथ भी साझेदारी की जरूरत है। भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार 63 अरब डॉलर का है और रूस इसे 2030 तक 100 अरब डॉलर तक ले जाने की बात कर रहा है। तो आप देखिए कि 63 अरब डॉलर और 157-150 अरब डॉलर, यानी 2 गुने से भी ज्यादा का फासला है भारत रूस और भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार होता है उसमें। लेकिन अब ये दोनों देशों का फोकस है कि कैसे इस साझेदारी को और बढ़ाई जाए और कैसे इसको 100 अरब डॉलर तक ले जाया जाए। वैसे यूक्रेन से लड़ाई शुरू होने से पहले यानी कि 2021 में रूस और भारत का व्यापार, जो द्विपक्षीय व्यापार था, वो सिर्फ 13 अरब डॉलर का था, जो 2024-25 में बढ़कर 68 अरब डॉलर हो गया है, क्योंकि इस दौरान भारत ने रूस से जमकर तेल खरीदा है। अब जब भारत रूस से तेल नहीं खरीदने या उसको लेकर थोड़ी कटौती की जा रही है, तो अब इस समझौते को या यूं कहें कि इस व्यापार को कैसे बैलेंस किया जाएगा, इसको लेकर के भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। और जाहिर सी बात है कि ये इतनी बड़ी मीटिंग है और ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इस पर नजर ट्रंप की भी बहुत पैनी नजर होगी और उनका भी इस बात पर ध्यान होगा कि भारत और रूस के बीच में क्या चल रहा है, इनके रिश्तों में किस तरह का मोड़ दिखाई दे रहा है। तो आज क्लियर कट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।